हे गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। और हम बात करने जा रहे हैं उर्दू लैंग्वेज के और बाकी के फेमस पोइट्स की। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहली साइड पे आते हैं। फेमस पर्सनैलिटी में सबसे पहले आते हैं सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान को आप जानते हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट किया था। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत की थी वो सर सैयद अहमद खान ने ही स्टार्ट की थी। तो फाउंडर भी आप ही हैं और अलीगढ़ मूवमेंट का जितना भी काम किया था सब सर सैयद अहमद खान ने ही किया था। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप पैदा कब हुए थे। तो आप जो पैदा हुए थे वो 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे। और सबसे बड़े, उस टाइम के सबसे बड़े फर्स्ट ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर थे, जिन्होंने ये बात कही थी कि कुरान को जो पढ़ाया जाए उसके तर्जुमा करके पढ़ाया जाए, और जो तर्जुमा भी हो वो मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस के हिसाब से हो। तो हम बात करते हैं आपके फैमिली के बारे में कि आपकी फैमिली में फादर कौन थे। फादर का नाम था मीर मुत्तकी। आपके फादर का नाम था मीर मुत्तकी और ग्रैंडफादर का नाम था सैयद हादी। और मदर का नाम था आपकी अजीजुन निसा। वाइफ का नाम था पारसा बेगम और भाई का नाम था आपके सैयद मोहम्मद। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट साइड में कि आपने क्या क्या कौन कौन से कलीग थे आपके। तो सबसे पहले और मोस्ट प्रोमिनेंट कलीग आते हैं, वो आते हैं शिवली नौमानी। उसके बाद आते हैं अल्ताफ हुसैन हानी। ये दोनों बहुत ज़्यादा, ये दोनों के अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलीगढ़ फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, अलीगढ़ मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं सैयद मेहदी अली। फिर आते हैं मोहसिनुल मुल्क, मेहदी अली खान, चिराग अली, विकारुल मुल्क, मौलाना समीउल्लाह, राजा जयकिशन दास, मोहम्मद इनायतुल्लाह खान और नाजिर अहमद। तो ये जो है ये सब सरियत के वो कलीग्स हैं जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट के लिए, जो आज की एएमयू आप लोगों के सामने है, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपने काम किया था, क्या क्या काम किया था सर सैयद ने, उन सब चीज़ की हम बात करेंगे एज अ टाइम लाइन के हिसाब से। तो सबसे पहले आप अपॉइंट हुए थे 1839 में डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट के अंदर। आपको स्टार्ट मतलब मिल गया था आपको जो ब्रिटिशर्स ने किया था। और सबसे पहली किताब जो आपने लिखी थी वो लिखी थी जाम जम। ये किताब है आपकी जाम जम, बहुत फेमस किताब है सर सैयद अहमद खान की। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिला था एज अ मुंसिफ जज। फिर आपने लिखी थी दीवाने गालिब। तो ये दो काम आपके, पहला जाम जम और दूसरा दीवाने गालिब। यहां से आपका सवाल बन सकता है कि क्या क्या काम आपने करे हैं। उसके बाद आपने एक और किताब लिखी जिसका नाम था असरारुस सनादीद। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्टोरिकल काम है आपका। दिल्ली मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आपने लिखा था, ये आर्किटेक्चर के ऊपर आपने सारा काम किया था। तो इंडिया के अंदर जो मुगल आर्किटेक्चर है उसके ऊपर आपने काम किया था। उसका नाम था असरारुस सनादीद, जो आपने 1847 में लिखी थी। उसके बाद आपने एक और किताब लिखी हिस्टोरिकल वर्क के ऊपर, वो लिखी थी सिलसिलातुल मुल्क। उसके बाद आपने लिखी थी असबाब बगावत हिंद, यानी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके क्या कॉजेज थे। उसका नाम है, इंग्लिश में नाम आता है कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये आपने किताब लिखी थी 1859 के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो हुआ था, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बारे में जो कॉजेज थे, किस वजह से हुई थी, क्या क्या रीजंस थे, उन सबको आपने लिखा है। उसके बाद आपने 1860 में एक और किताब लिखी जिसका नाम था लॉयर्स मॉबर्नेंस ऑफ इंडिया। और 1862 में आपने कमेंट्री लिखी थी बाबिल के ऊपर। उसके बाद 1863 में आपने लिखी थी मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी आपने स्टैब्लिश कर दी थी कलकत्ता के अंदर। फिर हम देखते हैं साइंटिफिक सोसाइटी आपने पहले स्टैब्लिश की थी 1864 के अंदर गाजीपुर में। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया था 9 जनवरी 1864 अलीगढ़ के अंदर। कहाँ स्टैब्लिश की थी पहले? साइंटिफिक सोसाइटी आपने गाजीपुर में, लेकिन बाद में इसको अलीगढ़ के अंदर आपने शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं एक इंस्टीट्यूट आपने स्टार्ट किया था जहां पे आपने अलीगढ़ गैजेट स्टार्ट किया था। अलीगढ़ गैजेट एक तरीके से पेपर था आपका उस टाइम का। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपने स्टार्ट किया था अलीगढ़ गैजेट। फिर आपने फॉर्म किया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1866 के अंदर। एक और आपने ये मेजर काम किया था। 1869-70 में आपने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था खुतबात अहमदिया। ये किताब भी बहुत ज़्यादा फेमस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे हम बात करते हैं कि 1870 आपने एक पब्लिशिंग जो आपने लिखा था वो लिखा था तहज़ीबुल अखलाक। ये सवाल पूछा जाता है कौन सा रिसाला सर सैयद अहमद खान ने निकाला था, तो उसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। ये रिसाला एक तरीके से पेपर था आपका जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पब्लिश होता था। फिर बाद में 1875 में आपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोल दिया आपने, जो आपका नाम हुआ था, जिसका नाम था मदरसातुल उलूम। नाम स्टार्टिंग में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था वो था मदरसातुल उलूम या MAO कॉलेज भी कहा जाता था। बाद में 1920 के अंदर यही मदरसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया।
इसकी जो स्टार्टिंग की थी आपने, जो फाउंडेशन स्टोन जो रखा था एमयू कॉलेज का, वो 1877 में रखा था और ये अलीगढ़ के अंदर रखा गया था। उसके बाद यहीं पे आपने इसको आगे बढ़कर अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी थी और फाउंड किया था यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करता था। उसके बाद आपने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिरात फरीदी। फिर आप 1898 में आपकी डेथ हो गई, अलीगढ़ के अंदर ही हो गई, और बाद में आपको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद है वहीं पे आपको दफन किया गया है। अच्छा, हम बात करते हैं कुछ एमए कॉलेज के ऊपर फैक्ट के ऊपर। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, कि किसने क्या क्या काम किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें अंग्रेजों का भी हाथ है तो वो भी बताना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले जो आपने काम स्टार्ट किया था वो 1875 में आपने फाउंड किया था, और 1877 में इसका हालांकि फाउंडेशन स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन जो इसका जो बिल्डिंग का इनोवेशन जो किया गया था वो किया गया था किसके जरिए किया गया था? गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस टाइम, उनका नाम था लॉर्ड लिटन, जो 1877 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। आगे जो पहले प्रिंसिपल थे उनका नाम था एच.जी. सिडन, और लॉर्ड म्यूर थे, उन्होंने आपको जो एमए कॉलेज के लिए लैंड प्रोवाइड की थी, ठीक है ना। फाउंडेशन के बाद मतलब फाउंडेशन के लिए ही जो जमीन जो दी थी वो इन्होंने ही दी थी, लॉर्ड म्यूर ने। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने आपको मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडेशन का जो काम हुआ था उसके लिए 10,000 रुपये दिए थे ताकि एमए कॉलेज स्टैब्लिश हो सके। बाद में एमए कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया 1920 में थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो 1920 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पारित हुआ था। उसके बाद जो पहले वाइस चांसलर थे उनका नाम था मोहम्मद अली खान, ये पहले वाइस चांसलर थे। लेकिन जो पहले वाइस चांसलर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया था वो थे डॉक्टर सलाउद्दीन हुसैन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पहले ग्रेजुएट कौन से थे। तो फर्स्ट ग्रेजुएट जो होता है इनके ऊपर सवाल आता है कि पहले ग्रेजुएट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कौन थे, उनका नाम था ईश्वरी दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जा सकता है सवाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके कलीग थे, उसमें सबसे ऊपर आते हैं मौलाना अल्लामा शिबली नौमानी। वो पैदा हुए थे आजमगढ़ में, और आप ही के नाम पे कॉलेज, वहां पे कॉलेज बना हुआ है जिसका नाम है शिबली कॉलेज, ठीक है। कहाँ पे? आजमगढ़ के अंदर। उसके बाद आप मौलाना शिबली अली नौमानी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप एक स्कॉलर थे, और अरबिक के, पर्शियन के, टर्किश के और उर्दू के आपके काम हैं ज़्यादातर, जो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया है। तो इन सब पे आपने बहुत काम किया है, अरबिक में, पर्शियन में, तुर्किश में और उर्दू में। जैसा कि मैंने बताया कि ही वॉज द एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान। हाँ, वो सर सैयद अहमद खान ने जो फाउंडेशन स्टोन डाला था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें काम मिलके उन्होंने साथ किया था। उसके अलावा ये जैसा कि मैंने बताया था कि शिवली कॉलेज खुला था आपके नाम पे 1883 में आजमगढ़ में, और बाद में दारुल मुसन्निफ हाउस ऑफ राइटर्स भी खुला है आजमगढ़ के अंदर, ठीक है। और जो आपने जो बड़े बड़े काम किए, जो नाम जो बुक्स लिखी हैं, उसमें जो किताब आती है सिरातुन नबी, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट है लास्ट इस्लाम के अंदर, जो लास्ट प्रॉफिट है प्रॉफिट मोहम्मद, उनके ऊपर किताब लिखी है सिरातुन नबी। और दूसरी किताब है सिरातुन नुमान, और तीसरी किताब है अल फरूक, ये बायोग्राफी है हजरत उमर फारूक के ऊपर, जो दूसरे खलीफा थे मुसलमानों में। आते हैं फिर उनके आगे काम पे, एक काम और किया था अल मामून किया, लिखा था आपने। उसके अलावा इमाम गजाली के ऊपर भी आपने एक बायोग्राफी लिखी है, वो उसका नाम है अल गजाली। मौलाना रूमी के ऊपर भी आपने एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम मौलाना रूमी। और औरंगजेब के ऊपर भी आपने एक किताब लिखी है, जो औरंगजेब के मुगल पीरियड के ऊपर जो उनके काम उन्होंने किया था, मुगल डायनेस्टी के अंदर जो औरंगजेब ने काम किया था उनके ऊपर लिखी है। उस किताब का नाम है आलमगीर पर एक नजर। उसके बाद आपकी जो डेथ हुई थी वो 1914 आजमगढ़ में हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल की, जिनका जो नाम है मोहम्मद इकबाल है। आप एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे शुरुआती कैरियर के दौरान, जब आप हिंदुस्तान इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही थी तो आप बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे और आपने बहुत काम किया था, और अपने एक तराना भी लिखा था जिसका नाम था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तराना आपने लिखा था, लेकिन बाद में आप जो हुए इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और उसी के फिर आप बाद में मेंबर हो गए थे, और जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आप जो अल्लामा इकबाल के ऊपर हम बात करते हैं, वो कश्मीरी डिसेंडेंट थे, यानी कश्मीर के जो आपके जो एंसेस्टर्स थे वो कश्मीर से रिलेटेड थे, और आपकी जो पैदाइश हुई वो 1870 में हुई थी सियालकोट पंजाब में, जो कि आज पाकिस्तान में है। तो जो काम करते थे आप लॉयर थे, एक पोएट थे, और एक ग्रेट फिलोसफर भी थे अपने ज़माने के, और आपके ऊपर बहुत सारा दुनिया ने बहुत मतलब खासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड ने आपके ऊपर बहुत काम किया है। पाकिस्तान में बहुत आपको फेमस दर्जा मिला हुआ है, और इवन जो यूरोपियन वर्ल्ड है, जो यूरोप का पार्ट है, वो आपको शायर मशक भी कहते हैं, या पोएट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है आपको। आपके फादर जो अल्लामा इकबाल के जो फादर थे उनका नाम था मोहम्मद इकबाल,
जो उनके फादर का नाम था शेख नूर मोहम्मद नाम था, और वालदा का जो नाम था यानी मदर का जो नाम था वो नाम था इमाम बीबी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, आपके क्या क्या काम थे, आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। मसनवी में आपने असरार खुदी लिखी है जो 1915 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद आपने मसनवी रूमूज बेखुदी भी लिखी है जो 1915 में ही पब्लिश हुई थी। फिर 1922 में आपको अंग्रेजों ने एक अवार्ड दिया था, नाइटहुड का सम्मान दिया था आपको, जो आपका सर का टाइटल लग जाता है उसमें आपका। उसके बाद 1922 में ही प्रोफेसर R.A. निकलसन ने आपके जो मसनवी थी उसको ट्रांसलेट किया था। उस मसनवी का नाम था असरार खुदी, जो आपने 1911 में लिखी थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था आपके काम को, ठीक है। उसके बाद आपने एक पोएम्स अपनी कंपाइलेशन की थी और उसको पब्लिश करवाया था। उस पोएम का नाम था बांगे दरा। ये कंपाइलेशन आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग पढ़ते हैं इसको। वो खासतौर के जो उर्दू वर्ड है, जो उर्दू दाह है, वो बांगे दरा को बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। ये 1923 में पब्लिश की गई थी। फिर आपको पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्ट किया गया था। 1930 में आपका प्रेजाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, यानी इंडियन मुस्लिम लीग के जो सेशंस हुआ करते थे उसको आपको हेड किया था आपने 1930 के अंदर। फिर 1931-32 में आपने सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो आप आज़ादी के दौरान जो आंदोलन चल रहे थे उसमें भी आपने इंडियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया था। और वहां पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में आपने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन आपने जो वहां पे जो जॉइंट इलेक्टोरेट देने की बात कह रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान की जो मतलब जॉइंट के दोनों को एक साथ दे दिया जाएगा, इंडिया विल बी द अंडर ब्रिटिशर्स, और उसमें पाकिस्तान और इंडिया दो जॉइंट इलेक्टोरेट रहा करेंगे, इसके लिए आपने अपोज किया था। फिर 1927 और 37 में आपने एक काम जो किया था, लास्ट 10 साल के अंदर जो आपने काम किया था 27 से लेकर 37 तक, ज़ुबूर आज़म लिखी थी, नावेद नामा लिखा था, बाल जिब्रील लिखा था और ज़रब कामिल लिखा था। ये इंपॉर्टेंट काम है आपके, ये पूछे इनसे सवाल बन सकते हैं कि कौन कौन से काम जो है वो अल्लामा इकबाल के हैं, तो वो याद रखिएगा, ज़ुबूर नज़्म है, नवेद नामा है, बाल जिब्रील है और ज़रब कालिम है। इसके अलावा भी और भी काम आपने किए हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए। फिर 1938 में बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बनने से पहले आपका इंतकाल हो गया था 1938 में लाहौर के अंदर, और फिर वहीं पे जो बादशाही मस्जिद है, बहुत फेमस जो मस्जिद है वो वहीं, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, वहीं पे आपको दफन किया गया था, यानी वहां पे आपकी कब्रगाह है। आगे आते हैं नेक्स्ट शायर के ऊपर, जिनका शायर नहीं, ये बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर भी रहे हैं और ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, खासतौर के हिंदुस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है। और ये इंडिया में पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हालांकि आपकी जो पैदाइश हुई थी वो मक्का में हुई थी, सऊदी अरब में 1888 के अंदर। और आप जैसा कि मैंने बताया, आप एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर रहे हैं। उसके बाद जो आपके फादर का जो नाम था वो मौलाना खालिदुद्दीन नाम था, जो एक बहुत बड़े के सूफी थे, एक तरीके से सूफी थे। सूफी जो होते हैं वो जो एकदम सादा लाइफ जीते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, उनको पैगाम देते हैं, उस तरीके से काम करते थे। और जो मदर थी आपकी, वो वहाँ के जो मुफ्ती है, मदीना के जो मुफ्ती थे, उनकी बेटी थी, ठीक है। आप आगे बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर। उन्होंने जो अर्ली एजुकेशन ली है वो अपने घर पे ही ली है। आपकी जो एजुकेशन हुई है ज़्यादातर अरबिक, पर्शियन, टर्किश, उर्दू और इस्लामिक थियोलॉजी में हुई है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन हुआ करती थी उस टाइम, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो मुस्लिम वर्ल्ड थी वो सब मदरसों पर ही चलती थी, और अंग्रेज़ यहाँ की तालीम को बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे। तो उन्होंने जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो एजुकेशन ली है वो सारी की सारी अरबिक, पर्शियन, उर्दू एंड इस्लामिक थियोलॉजी में ली है। आपका एक पेन नेम था जिसको आज़ाद कहा गया था, मतलब पेन नेम दिया गया था आपको और उसका नाम वो आज़ाद था, और वो जो मिला था आपको 16 साल की उम्र में मिला था। उसके बाद आपने जो हायर एजुकेशन की, यानी जो अर्ली एजुकेशन करने के बाद जो हायर एजुकेशन परस्यू की है, वो आपने अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र यानी इजिप्ट से आपने अल अज़हर यूनिवर्सिटी से बाकी की तालीम ली है। उसके बाद 1909 में आपने जर्नल्स को छापना स्टार्ट कर दिया था, जो नदवा में छपे थे। और एक जो जर्नल था आपका, उसका नाम था अल हिलाल। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाएगा, बात जा चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, कि अल हिलाल जो रिसाला है वो किसका है और अल बलाग किसका है। तो दोनों याद रखिएगा, अल हिलाल और अल बलाग, ये दोनों सवाल ये दोनों जो है पूछे जाते हैं कि ये किसने लिखे हैं। तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे हैं। ये वीकली जर्नल था आपका अल हिलाल जो था, जो कलकत्ता से पब्लिश होता था 1912 में, लेकिन 1915 में इसको बैन कर दिया गया, बाद में ये फिर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अल बलाग जो था तब स्टार्ट किया था जब अल हिलाल को बैन कर दिया गया था। उसके बाद इसको भी बैन कर दिया गया, यानी ये पहले आपने अल हिलाल स्टार्ट किया, अल हिलाल को 1915 में बैन कर दिया गया। उसके बाद आपने अल बलाग स्टार्ट किया और अल बलाग को भी बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी थी जो हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक कर रही थी, जो हिंदुस्तान के लोगों को बता रही थी अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ, यानी यहाँ के लोगों को एकजुट कर रही थी और खड़ा कर रही थी।
आइए तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या क्या काम और किए हैं। तो आप जो थे वो खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आपने इसके लिए बहुत काम भी किया है। उसके अलावा एक और मूवमेंट था, वो सिविल ओबीडियंस मूवमेंट था, जिस पे भी आपने एसोसिएटेड थे और काम किया था। उसके बाद आप 1923 में यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि 35 साल का टाइम था। उस टाइम आपकी एज जो थी 35 साल थी और उस टाइम आप यंगेस्ट इलेक्ट हुए थे। इसके बाद 1940 में आप दोबारा री इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये पोजीशन आपने 1946 तक कंटिन्यू की थी। यानी 7 साल ये और 1 साल पहले का, यानी 8 साल तक आपने ये पोजीशन हेल्ड की है, और इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम के लिए आप प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। तो यहाँ से सवाल आपका आ सकता है कि कौन मैक्सिमम टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था, आज़ाद हो गया था, उसके आप जो नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनकी कैबिनेट में आप एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, वो आप थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो नेहरू जी की कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे पदोन्नत किए गए थे। उसके बाद आपकी यही पोजीशन आपने 1958 तक कंटिन्यू की थी, और उसके बाद ही आपका इंतकाल हो गया था, और आपको जो दफन किया गया था वो आपका जामा मस्जिद दिल्ली में ही दफन किया गया है। फिर आपके काम के ऊपर बात करते हैं, क्या क्या लिटरेरी काम आपने किए हैं। उसमें आपके 4 इंपॉर्टेंट काम तो ये हैं: गुबार खतीर, तस्किरा, तफसीर कुरान, कौल फैसल। ये 4 काम जो है लिटरेरी वर्क हैं। उसके अलावा आपने एक अपनी बायोग्राफी भी लिखी है, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, इंडिया विंस फ्रीडम। और ये सवाल कई जगह पूछा गया है, कई क्वेश्चन से पूछा, कॉम्पिटिशन से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर है। मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो उनका भी ताल्लुक अलीगढ़ से रहा है, इसलिए उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पैदा हुए थे कराची में 1876 के अंदर, और आप जो थे ओरिजिनली एक खोजा मुस्लिम थे। तो खोजा मुस्लिम जो हैं, ये मुस्लिम्स में कई सेक्ट होते हैं, उसकी एक सब सेक्ट है जिसको हम खोजा मुस्लिम्स कहते हैं। और आप जो ताल्लुक़ रखते थे वो बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते थे। यू वॉज द लीडिंग लॉयर, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे एक बहुत बड़े लॉयर थे, बैरिस्टर थे, और आपकी जो तालीम हुई थी वो सब इंग्लैंड के अंदर ही हुई थी। फिर आपने क्या कहते हैं 15 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, लेकिन आपकी जो पहली शादी जो हुई थी वो बहुत कम टाइम के लिए चली थी। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी जो वाइफ थी उनका बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। उसके बाद आपने दोबारा शादी की थी एक पारसी गर्ल से, और उस टाइम उन लड़की की जो उम्र थी वो 16 साल की थी। लेकिन जब 49 के जब आप हुए तो आपका डिवोर्स हो गया था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपकी एजुकेशन जो इंग्लैंड से हुई है, और इंग्लैंड से करने के बाद आप लौट के आ गए थे इंडिया 20 साल की उम्र में। यहाँ पे आके अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था कांग्रेस के साथ जुड़ के, और यहाँ पे आपने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। उसके बाद आपने 1906 के अंदर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली थी, और यहाँ पे आप एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नौरोजी काम किया था आपने। लेकिन हुआ ये था कि स्टार्टिंग में तो आप बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे आप कांग्रेस के लिए, लेकिन आपके जो गांधी जी के साथ जो डिफरेंसेस थे वो ग्रीव करते चले गए, और बाद में आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, और ख़ास तौर के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था इसको अपोज किया था, और यहीं से आपके डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। आपने कांग्रेस रिजाइन कर दी, उसके बाद आप मुस्लिम लीग के साथ आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गए यहाँ। और उसके बाद 1928 में कमीशन आया था, साइमन कमीशन, उस कमीशन को भी आपने रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। 1928-29 की अगर हम बात करें तो नेहरू ने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को भी आपने रिजेक्ट किया था, और आपने अपने एक 14 पॉइंट प्रोग्राम दिए थे, जिसको आपने कहा था कि ये जो 14 पॉइंट प्रोग्राम है इसके तौर पे चलें आप, और इसको फॉलो किया जाए इंडिया के अंदर। लेकिन आपके 14 पॉइंट्स प्रोग्राम को भी डिसोन कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फिर बाद में आपने इंडियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया था मुस्लिम लीग को, जो वहाँ पे आपकी लंदन में हुई थी। और 1914 में आते आते आपने जिन्ना ने जो 2 नेशन थ्योरी थी वो फॉर्मुलेट कर दी थी, वो दे दी थी कि इंडिया एक नहीं रहेगा, इंडिया के 2 पार्टीशन होंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान कहलाएगा, और इंडिया जो होगा वो हिंदूज के लिए होगा, जो पाकिस्तान होगा वो मुस्लिम्स के लिए होगा। ये इसके बाद आपने 1940 के सेशन में इस चीज़ को, लाहौर सेशन हुआ था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसको बड़ा चढ़ा के कहा था कि हमें स्पेशली मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, आपको इस 1940 के बाद आपको मास सपोर्ट मिल गया था, और इलेक्शन के लिए आप लड़े थे 1946 के अंदर। इन इलेक्शन में इंडियन मुस्लिम लीग को हालांकि बहुत फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जिन्ना बहुत बड़े लीडर के तौर पे उभर चुके थे, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अलग तरीके से डिमांड कर चुके थे। फिर ब्रिटिशर्स के पास और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था कि जो जिन्ना की जो डिमांड है पाकिस्तान की वो पूरी की जाए। और उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवीज़न हुआ था,
तो आपको गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान नियुक्त किया गया था, और वहाँ पे आप फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहलाए, या कायदे आज़म का लक़ब मिला आपको वहाँ पे। और उसके 1 साल के बाद ही आपकी 1948 के अंदर आपकी कराची के अंदर डेथ हो गई। जो उसके बाद जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसमें नाम आता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का आता है, और इन दोनों मोहम्मद अली जौहर के भाई भी थे शौकत अली, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने मिलके इन खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? ये रामपुर से ताल्लुक़ रखते थे, और फादर का जो नाम था उनका अब्दुल अली नाम था, और जो बड़े भाई थे उनका नाम शौकत अली था। आप दोनों को जॉइंटली जो कहा जाता था वो अली ब्रदर्स कहा जाता था, और आप दोनों ने मिलकर ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। बाद में इसी के साथ गांधी जी ने एक और अपना जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कॉपरेशन, तो बाद में ये दोनों मूवमेंट चल के कहलाए थे खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1919 में आपने स्टार्ट किया था। लेकिन इसमें जो आपकी मदद की थी वो हकीम अजमल खां और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मदद की थी इसमें आपकी। उसके बाद हालांकि आपकी जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करी थी, और वहाँ से आने के बाद आपने चीफ सेक्रेटरी रहे थे बेगम सुल्तान जहाँ ऑफ भोपाल, उनके यहाँ चीफ सेक्रेटरी के तौर पर रह के आपने काम किया था, और वहाँ पर रह के आपने न्यूज़पेपर चलाए थे जिसका नाम था कॉमरेड। ये सवाल आपका यहाँ से बन सकता है कि जो कॉमरेड जो रिसाला स्टार्ट किया था वो किसने किया था और कहाँ से किया था? तो कॉमरेड रिसाला जो किया था वो मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट किया था, कलकत्ता से 1911 में स्टार्ट किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था। और फिर आपने इसको स्टार्ट किया था 1924 में, दिल्ली से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर परेशानी ये आई थी कि फाइनेंशियल लॉसेस थे न्यूज़पेपर को, तो ये बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया और बाद में ये बंद हो गया। उसके बाद आपने एक और स्टार्ट किया नकीब हमदर्द, एक उर्दू न्यूज़पेपर था जो 1913 में स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अखबार आता है, हालांकि ये सवाल अभी तक आया ही नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका सवाल बन सकता है कि नकीब हमदर्द जो पेपर था वो किसने स्टार्ट किया था। फिर आपको एज अ मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए थे आप 1917 के अंदर, और आपने भी 1930 में जाके फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी वहाँ पे आपने मतलब शिरकत की थी। उसके बाद फिर वहाँ पे आपकी मतलब उसके आने के बाद आपकी डेथ हो जाती है, और आपको जो तदफीन किया गया था वो आपको बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन के अंदर दफन किया गया था, और ये जो किया था वहाँ के जो मुफ्ती थे फ़िलिस्तीन के, उनकी रिक्वेस्ट पे किया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े फेमस पोएट भी रहे हैं और प्रोज भी लिखे हैं इन्होंने, और इनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। तो इनकी जो पैदाइश हुई थी ये बनारस के पास एक गांव है वहाँ पे हुई थी, लामी नाम का गांव है, वहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद जो आपका जो रियल नेम था वो आपका था धर्मपत राय श्रीवास्तव, और आप हिंदी और उर्दू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रिनोन्ड राइटर रहे हैं। आपने बहुत सारे काम हिंदी में किए हैं और बहुत सारे काम आपने उर्दू में भी किए हैं। अच्छा, आपका जो पेन नेम था मुंशी प्रेमचंद का जो पेन नेम था वो नाम था नवाब राय। ये बाद में आपको बाद में जो आपका नाम जो मुंशी हो गया था, तो ये आपको एक टाइटल मिला था, ये एक होनोररी प्रीफिक्स था जो आपको बाद में दिया गया था, और इसी वजह से आपका नाम जो पड़ गया था मुंशी प्रेमचंद पड़ गया था। आपने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उसमें 12 आपकी जो मेन है नॉवेल्स हैं आपकी, और लगभग मोर देन आपसे 250 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। आपको फादर ऑफ नॉवेल भी कहा जाता है, या फिर उपन्यास सम्राट भी नाम दिया गया है आपको। फिर आगे हम बात करते हैं उनके काम के ऊपर, क्या क्या काम किए हैं उर्दू में और हिंदी के अंदर। तो सबसे पहला काम अगर हम बात करें तो जो किताब लिखी है उसका नाम है असरार माबिद, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स अबोर्ड, यानी जो भगवान रहता है वो कहाँ कहाँ रहता है, उसके ऊपर आपने किताब लिखी थी जिसका नाम था असरार माबिद। उसके बाद और अगर हम पॉपुलर नॉवेल्स की बात करें, वो आपने उर्दू टाइटल लिखी, उर्दू टाइटल के साथ लिखी है सोज़े वतन, जो ब्रिटिशर्स ने बैन कर दी थी। इसके अलावा जो आपने नॉवेल्स लिखी हैं सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मयोगी, गोदान और मंगलसूत्र आपकी जो थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी, लेकिन इसके अलावा जो किताबें हैं ये सब आपकी कंप्लीट हुई थी, और ये हिंदी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, आज भी ये बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ शॉर्ट स्टोरीज ये हैं जो, हालांकि आप मैंने बताया कि जैसा कि 250 के आसपास शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, उसमें कुछ की अगर हम बात करूं तो पंच परमेश्वर, माँ, दिल की रानी, गुल्ली डंडा, बलिदान, पुत्र, प्रेम, ईदगाह, कफन, नमक का दरोगा और पूस की रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आज भी CBSE के अंदर ये पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपकी 56 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो जाती है, वो भी आपकी बनारस में ही होती है। आगे हम बात करते हैं कुछ और सोशल इन्फॉर्मर्स की जिनका नाम हिंदुस्तान की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। उसमें सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन रॉय, बंगाली ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपकी पैदाइश जो हुई थी वो हुई थी 1772 के अंदर राधानगर में। ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है आपका, आज भी यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा शहर है वहाँ का वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे आपकी राजा राम मोहन रॉय की शुरुआत हुई थी। लेकिन
आपकी जो एजुकेशन हुई है वो ज़्यादातर जो हुई है इंग्लैंड के अंदर हुई है, वहीं से आप पढ़ के आए थे। और पढ़ने के बाद आप 1803 में आपने यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे दीवान के तौर पे आप काम कर रहे थे। लेकिन 1814 आते आते आपने रिटायरमेंट ले लिया अपनी सर्विसेज से और यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर के तौर पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कुप्रथाएँ फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैली हुई थी। जो यहाँ पे सिस्टम था वो कास्टिज्म भी था, कम्युनल मामला भी था यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो बहुत सारी बुराइयों को फैली थी, उसके खिलाफ आपने स्टार्ट किया था काम। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपने किया था वो सती प्रथा के खिलाफ किया था। ये वुमेन का एक तरीके से अपलिफ्टमेंट के लिए आपने ये काम किया था। और आपका जो एक नाम आता है फादर ऑफ इंडियन इंडिया भी आता है, या फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडिया भी आता है। उसके बाद आपने जो हिंदुस्तान के आपको ब्रिज कहा जाता है पास्ट और फ्यूचर का, यानी जो हिंदुस्तान आने वाला है उसका और जो हिंदुस्तान गुजर गया है उसका, उस दोनों के ब्रिज का काम भी आपने किया था। इसलिए आपका बहुत ज़्यादा नाम है हिंदुस्तान के अंदर। और अगर हम बात करें आपके लिटरेरी वर्क के ऊपर, तो आपने पर्शियन में भी काम किया है और हिंदी में भी काम किया है। तो पर्शियन में जो काम किया है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम जो है वो तोहफतुल मुआवा है, वो पब्लिश हुआ था 1803 के अंदर। इसके बाद पर्शियन में दूसरा काम आपने जो किया था ये रिलीजन्स के ऊपर था, दूसरे हर धर्मों सॉरी धर्मों के ऊपर काम किया है। आइए तो हम उनके लिटरेरी वर्क्स भी देखते हैं क्या क्या काम किया था आपने। तो सबसे पहला काम जो किया था आपने तोहफतुल मुवाह किया था। ये एक तरीके से मोनोथीज़म के ऊपर, जो एक खुदा के ऊपर है, वो काम किया था उस पर आपने, जो 1803 में पब्लिश हुआ था। दूसरा काम जो किया था आपने वो पर्शियन लैंग्वेज में जो किया था वो किया था मनाज़रुल अदियान। ये भी दूसरे रिलीजन्स के ऊपर काम किया था आपने और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली थी। बाद में आपने प्रॉफिट जेसस के ऊपर भी आपने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, जो 1820 में पब्लिश हुई थी। दूसरा काम अगर हम बात करें, एक और बहुत फेमस काम है, वो आपका आता है सबत कॉमेडी, द मून ऑफ इंटेलिजेंस को इंग्लिश में कहा जाता है। ये वीकली आपका एक जर्नल था जो 1821 में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद ये मैनेज जो किया था वो इंडियंस ने ही किया था, क्योंकि आपका कुछ टाइम बाद आपकी डेथ हो जाती है इसमें। फिर एक और रिसाला आपने निकाला था जिसका नाम था मिरातुल अखबार, जो आपका 1822 में पब्लिश हुआ था। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिसाले हैं, कौन कौन से जर्नल्स हैं जो आपने पब्लिश किए हैं और कौन कौन सी बुक्स आपने पब्लिश की हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और अदर सोशल रिफॉर्म्स के आपने क्या क्या काम किए थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हिंदुस्तान के अंदर। पहला काम आपका था सती प्रथा को अपोज करना। सती प्रथा एक तरीके से कुरीति थी जिसमें एक हिंदू वुमेन को उसके जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी चिता पे लेटना पड़ता था। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा गलत माना और उसको अपोज किया और फाइनली ये जो प्रथा थी हिंदुस्तान से ख़त्म कर दी गई, जो 1811 में आपने स्टार्ट किया था। उसके बाद आपने प्रमोट किया था एजुकेटिंग अमंग वुमेन। ये मतलब विमेंस जो थी हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अनजस्ट टाइप का माहौल था, मतलब विमेंस को बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं मिले हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी राइट्स नहीं मिले हुए थे और उनको एजुकेशन भी नहीं थी। तो आपने कहा एटलीस्ट विमेंस को एजुकेशन तो मिलनी चाहिए। उसके बाद आपने एक सभा फाउंड की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा, जो 1815 में आपने फाउंड की थी। इस टाइम तक आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम से रेजिग्नेशन ले चुके थे आप। उसके बाद आपने संस्कृत एजुकेशन को अपोज किया था। ये चीज़ पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु अपोज द संस्कृत एजुकेशन, तो वो राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने अपोज किया था। उसके बाद आपने हिंदू कॉलेज एक स्टैब्लिशमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर। तो वो जो आपने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया था वो कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश किया था। उसके कुछ टाइम बाद आपने ब्रह्मो समाज भी फाउंड किया था। तो दो समाज याद रखिएगा, एक ब्रह्मो समाज और एक आपका आत्मीय समाज, ये दोनों आपने ही फाउंड किए हैं और ये दोनों जो प्रमोट करते थे ये एक खुदा की इबादत को लेकर प्रमोट करते थे। फिर बाद में 1830 में आप इंग्लैंड चले गए एज अ मुगल एम्पर के एनवॉय के तौर पर। आप जिसको जो भेजा था आपको, उनका नाम था अकबर टू। वो एक शहजादा थे, मुगल सल्तनत के शहजादा थे, उन्होंने आपको भेजा था और वहाँ उसी वजह से आपको जो टाइटल मिला था वो राजा का टाइटल मिला था और आपका टोटल नाम जो हो गया था वो राजा राम मोहन रॉय पड़ गया था। उससे पहले आपका नाम जो था वो मोहन रॉय नाम था आपका। फिर उसके बाद आपकी वहीं इंग्लैंड में जाके आपकी मृत्यु हो जाती है जो 1833 में होती है ब्रिस्टल के अंदर, और फिर वहीं पे आपका अंतिम संस्कार होता है। आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट सेशन रिफॉर्मर थे जो इंडिया के बहुत फेमस रहे हैं, उनका नाम आता है दयानंद सरस्वती और उनका रियल नाम था मूलशंकर। ठीक है, ये जो थे गुजरात के रहने वाले थे, वहीं पैदा हुए थे कठियावाड़ में। और आपने 3 साल दयानंद सरस्वती ने 3 साल जो स्पेंड किए थे वो मथुरा में किए थे एज अ डिसाइपल ऑफ ब्लाइंड सेंट स्कॉलर स्वामी विवेकानंद। इनके अंडर में रह के आपने शिक्षा ली थी आपने और वहाँ पे आपने 3 साल तक अपना टाइम स्पेंड किया था। फिर आपने जो समाज फाउंड किया था उनका नाम था आर्य समाज। तो याद रखिएगा जो राजा राम मोहन रॉय ने जो समाज स्थापित किया था वो ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज था, और दयानंद सरस्वती ने जो समाज फाउंड किया था उसका नाम था आर्य समाज, जो 1875 में फाउंड किया था। अगर हम लिटरेरी वर्क की बात करें दयानंद सरस्वती की तो उनका नाम था सत्यार्थ
प्रकाश, जो हिंदी में किया था। उसके अलावा एक और थी जो वैदिक के ऊपर, वेद जो लिटरेचर है हिंदूज का, उसके ऊपर कमेंट्री थी, उसका नाम है वेद भाष्य भूमिका। ये एक तरीके से वैदिक लिटरेचर के ऊपर कमेंट्री थी। उसके अलग आपने कुछ कमेंट वो दिए थे, स्लोगन्स दिए थे और कुछ और भी काम किए थे, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो एक काम आपने किया था शुद्धि मूवमेंट का। ये आर्य समाजिस्ट के जितने भी आर्य समाजी थे, जो आपके फॉलोअर्स थे, उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। और आगे जो दूसरा किया था काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन, यानी जो गौ हत्या होती थी हिंदुस्तान के अंदर, उसको भी खत्म करने की प्रथा आप लोगों ने चलाई थी। फिर एक आर्य समाजी स्कूल चलाया था जिसका नाम डीएवी है, जो आज भी इंडिया के अंदर चल रहे हैं। आपके दो जो स्लोगन है बहुत फेमस हैं, जो पूछे भी जाते हैं, गो बैक टू वेदास, और दूसरा जो आता है वो आता है इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये दोनों स्लोगन्स हैं जो दयानंद सरस्वती ने दिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सोशल रिफॉर्मर की, तो उनका नाम आता है वो स्वामी विवेकानंद। ये बहुत फेमस है, ये भी हिंदुस्तान के अंदर, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि आपका जो रियल नाम था वो नरेंद्र नाथ था। बचपन से आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और क्लास के अंदर भी आपका योगदान बहुत अच्छा रहता था। क्लास के अंदर जो भी पढ़ाया जाता था वो आपको याद होता था। भले ही आप बच्चों को स्टोरी सुना रहे हो या कुछ कर रहे हो, फिर भी लोग आपको हमेशा, जो भी टीचर पढ़ाते थे वो हमेशा याद रखते थे। और जो आपके गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण। इसके बाद ही आपने जो एक मिशन फाउंड किया था उसका नाम था रामकृष्ण मिशन, जो 1897 में आपने स्टार्ट किया था। इससे पहले आपने अमेरिका गए थे और एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो हुई थी, उसको आपने अटेंड किया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यूज़ आपने प्रेजेंट किए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको माना था और आपने एक तरीके से इंडिया के बहुत बड़ा नाम किया था अमेरिका की वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर। आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ही इज़ द फादर ऑफ नेशन। तो इनके ऊपर हम बात करते हैं कि इनका जो पूरा नाम था वो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनको ही बापू के नाम से टाइटल दिया गया है, या फादर ऑफ नेशन भी जो कहते हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी को ही कहते हैं, जो कि पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में पैदा हुए थे। फिर वहाँ आपने स्टार्टिंग एजुकेशन यहाँ लेने के बाद आप इंग्लैंड चले गए, वहाँ से अपनी एजुकेशन ली, वहाँ से आप लॉ किया और लॉ करने के बाद 1891 के अंदर आप लौट के इंडिया आ गए और फिर यहाँ पे आपने बार डिग्री का जो पेपर था उसको क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद यहीं पे आपने राजकोट, जो कि उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आया करता था, तो उसको आपने क्लियर किया और यहीं पर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। फिर 1893 में आपको एक सेठ अब्दुल्ला थे, उन्होंने आपको साउथ अफ्रीका भेजा और साउथ अफ्रीका में जाके आपने उनके लिए काम करना स्टार्ट किया 22 साल की उम्र में। लेकिन होता क्या है कि वहाँ जाके आप नेशनल इंडियन कांग्रेस के लिए काम करने लगते हैं, और जो वहाँ पे जो ब्लैक्स को, जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कह लीजिए या फिर एशियाटिक कह लीजिए, उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता था, उसके खिलाफ आपने लड़ाई स्टार्ट की थी और वहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। फिर वहाँ पे आपने जो दो काम स्टार्ट किए थे, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का काम स्टार्ट किया था, और उसके बाद आपने वहाँ के लोगों को एक तरीके से, वहाँ के लोगों की जब काम किया था तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, वहाँ के लोगों में चेंजेस आए थे और वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत न्याय मिल गया था। जब वहाँ से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए साउथ अफ्रीका के अंदर, आप 1915 के अंदर लौट के हिंदुस्तान आते हैं साउथ अफ्रीका से, और यहाँ पे जो सबसे पहला मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वो चंपारण में स्टार्ट करते हैं, जो वहाँ के लोकल मिल वर्कर्स के लिए आपने स्टार्ट किया था। उसके बाद अहमदाबाद और खेड़ा में भी आपने कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ मिला था आपको। तो ये आपने याद रखिएगा, ये 2-3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट आपने स्टार्ट किए थे जो 1917 में स्टार्ट हुए। फार्मर्स की जो मदद की थी आपने चंपारण में की थी, और अहमदाबाद और खेड़ा में भी आपने रिस्पेक्टिव मूवमेंट स्टार्ट किए थे विद द हेल्प ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपने जो मेजर आपका काम स्टार्ट होता है वो ब्रिटिश के खिलाफ जो स्टार्ट होता है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था आपने, जो 1920 में किया था। और याद रखिएगा ये वही मूवमेंट है जो अली ब्रदर्स के साथ आपने स्टार्ट किया था, जो उन्होंने खिलाफत का स्टार्ट किया था और आपने नॉन कॉपरेशन का स्टार्ट किया था, और आगे चल के इसी मूवमेंट का नाम जो पड़ा था खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कहलाया था, जो 1922 तक चला था। क्यों? क्योंकि 1922 में जाके एक इंसिडेंस हो जाता है जिसमें चौरी चौरा इंसिडेंट कहलाता है, और इस इंसिडेंस के अंदर 22 पुलिस वालों को यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो जिंदा जला देती है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप मना कर देते कि मैं इसको नहीं चलाऊंगा आगे, जिसकी वजह से मामला बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है हिंदुस्तान का, लोग यहाँ के बहुत आपसे नाराज़ हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आगे चल के, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपने स्टार्ट किया था 1930 में, और सॉल्ट सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था आपने। ये 2 मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट जो चलाती है, यानी उस टाइम जो ब्रिटिशर्स से जो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, तो उनकी जितनी भी मशीनरी चल रही है उसके खिलाफ हो जाना, यानी वो जो भी बात कहेंगे उसको नहीं मानना, जो भी लॉ पास करेंगे उसको हम नहीं मानेंगे। अगर वो हमें कहते हैं कि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग नौकरियां कर रहे थे उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था,
था, जो सरकार के लिए काम कर रहे थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। इस वजह से ये जो कहलाया मूवमेंट जो कहलाया सिविल डिसओबीडियंस, यानी सरकार का डिसओबीडियंस करना स्टार्ट कर दिया था। और बाद में 1930 में आपने एक और सत्याग्रह चलाया जिसका नाम था सॉल्ट सत्याग्रह, जो सब लोग जानते हैं कि दांडी मार्च के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इंडिया के अंदर। उसके बाद आपने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी आपने लंदन में जाके, और वहाँ जाके आपने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको रिप्रेजेंट किया था, और वहाँ जाके अपनी बात रखी थी कि जो अंग्रेज जो काम कर रहे थे उसके खिलाफ हम किस तरीके से एकजुट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जाके अपने विचार आपने प्रस्तुत किए थे। आगे हम बात करते हैं, आपने जो काम किया है वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम किया है, यानी अनटचेबिलिटी जो हिंदूज के बीच में प्रेवेलिंग थी, जो नॉन मुस्लिम्स के बीच में प्रेवेलिंग थी, उसमें उसको आपने ख़त्म किया और प्रमोट किया हरिजन को। हरिजन का मतलब एक तरीके से आज जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो हरिजन कहलाते हैं। तो इनके साथ बड़ा मतलब जुल्म ज्यादती हुआ करती थी एक तरीके से, मतलब जुल्म ज्यादती का मतलब यह है कि सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता था और इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए थे। तो वो सब चीज़ें जो थी आपने गांधी जी ने इन सब चीज़ों को ख़त्म किया और आपको कोशिश करी कि जितने भी हरिजन हैं उनको बाकी जो हिंदूज को जो राइट्स मिला हुए हैं उस तरीके के राइट्स उनको मिले और वो भी एक एज अ इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया रहे यहाँ पे। और अगर हम काम किताब की बात करें कि क्या क्या आपने काम किए हैं, तो आपने हिंद स्वराज एक किताब लिखी थी 1909 में। उसके अलावा आपने यंग इंडिया किताब लिखी थी, ग्रामोदय संघ लिखा था, बेसिक एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर काम किया था, काउ प्रोडक्शन एसोसिएशन के ऊपर काम किया था, और एक आपने अखबार निकाला था जिसका नाम था हरिजन पेपर। उसके बाद आपने एक बहुत फेमस किताब लिखी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये आपकी ऑटोबायोग्राफी थी, जो आपके ऊपर जो हुआ था लाइफ के अंदर, तो उस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट्स इस किताब के अंदर लिखे थे जो आपने किए थे या आपके ऊपर हुए थे। तो आपने सब चीज़ों को ध्यान रखा और उसको अपने किताब में लिखा। लेकिन होता ही है कि जब इंडिया आज़ाद हो जाता है आपके एफर्ट्स के बाद और आपको लक़ब मिल जाता है बापू का या फादर ऑफ नेशन का, लेकिन बहुत टाइम तक आप जिंदा नहीं रहते, उसके 1 साल बाद ही या 6 महीने बाद ही हम कहें तो आपकी डेथ हो गई थी और आपको एसिनेट किया था नाथूराम गॉडसे ने, जो 30 जनवरी 1948 में आपको उन्होंने गोली मार दी। आगे हम कुछ और सोशल रिफॉर्मर देखते हैं, वो जिन्होंने काम किया है इंडिया के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। देखते हैं कौन कौन है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि किस किस मूवमेंट से कौन कौन रिफॉर्मर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम तत्वबोधिनी सभा। ये जो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, जो 1839 में स्टार्ट की थी ये सभा। उसके बाद जो आती है दूसरी सभा जो आती है वो प्रार्थना सभा आती है, समाज प्रार्थना समाज आया था जो केशव चंद्र सेन ने किया था 1867 के अंदर। फिर आया था यंग बंगाल मूवमेंट आया था जो हेनरी डिरोजियो ने किया था। उसके बाद जो आया था सत्य शोधक समाज आया था जो ज्योतिबा फूले ने 1873 के अंदर किया था। एक और इन्होंने किताब लिखी थी, उसकी हम बात करते हैं, गुलामगिरी। ये एक किताब थी, ये एक समाज था। तो किताब अलग है इनकी और समाज इनका अलग है। फिर आते हैं उसके बाद थियोसॉफिकल मूवमेंट के ऊपर आते हैं। ये जो स्टार्ट किया था मैडम ब्लावेट्स्की, HP ब्लावेट्स्की इनका नाम आता है, और इनके साथ जो थे उनका नाम था कर्नल ऑलकॉट, जो 1875 में उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर हम आते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था मोहम्मद इब्न अल वहाब ने, जिसका नाम था वहाबी मूवमेंट। ये जो थे सऊदी अरब के रहने वाले थे, ये वहाँ के स्कॉलर थे, 1793 में पैदा हुए थे। उसके बाकी का जो उन्होंने काम किया था इस्लामिक वर्ल्ड के लिए काम किया था। तो ये मूवमेंट बहुत फेमस है, ये पूछा जा सकता है कि वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। फिर दूसरा जो मूवमेंट आया था जो इस्लामिक वर्ल्ड से जुड़ा है वो देवबंदी मूवमेंट है, जो कासिम नौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने स्टार्ट किया था। ये भी लगभग 1870 के आसपास स्टार्ट हुआ है। फिर फराइजी मूवमेंट था जो हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट किया था, ये भी इस्लामिक वर्ल्ड का है। और इस्लामिक वर्ल्ड के दो और हैं, अहमदिया मूवमेंट जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी 1889 में पंजाब में स्टार्ट किया था, और दारुल उलूम देवबंद जो मौलाना हुसैन अहमद ने देवबंद में स्टार्ट किया था 1866 के अंदर। तो ये सारे जो 4-5 जो हैं ये इस्लामिक वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, और बाकी जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हैं।